फॉल्गन सिरप खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉगिन करें www.aryantv.co.in। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। नमस्कार, आर्यन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। गांव में अपेक्षाकृत अधिक गरीबी और बेकारी है। इस गरीबी और बेकारी से लड़ने के लिए मनरेगा एक बड़ा हथियार है, लेकिन इस हथियार का अब तक बेजा इस्तेमाल ही हुआ है। 100 दिन का रोजगार अब भी सपना है। रोजी मिलती नहीं तो जाहिर है रोटी पर आफत आएगी। किसी की रोटी छिन रही है तो कोई मालामाल हो रहा है। क्या मेहनतकश लोगों को पेट भर अनाज और इज्जत की जिंदगी नहीं मिलेगी? क्या गांव से गरीबी नहीं खत्म होगी? मनरेगा की हालत आज ये हो गई है कि यह योजना घपले की मिसाल बन गई है। कोर्ट की टिप्पणी हो या निजी संगठनों के सर्वे, बिहार में मनरेगा की तस्वीर बहुत खराब है। जब इस योजना में घपले ही घपले हैं तो क्या जनता का पैसा बचाने के लिए इस योजना को बंद कर देना चाहिए? आज हम बिहार के समस्तीपुर और लखीसराय जिले में मनरेगा की तस्वीर देखकर इसके हालात पर करेंगे चर्चा। तो चर्चा के लिए शुरू करते हैं आर्यन अभियान। और सबसे पहले बात समस्तीपुर की। मनरेगा यानी कभी पेट नहीं भरेगा। समस्तीपुर में इस योजना का यही सच है। दलसिंह सराय प्रखंड के अजनौल, बुलाकीपुर, मालपुर पंचायतों में रोजगार का आलम यह है कि गरीब लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। 3 साल पहले काम किया लेकिन उसका पैसा अभी तक नहीं मिला। काम दो, काम दो, सरकार मुर्दाबाद। ये आवाज है गरीब और मजलूमों की। पेट की आग ने मजबूर किया तो विरोध की आवाज बुलंद हुई। समस्तीपुर के अजनौल गांव के लोग मेहनत मजदूरी से पेट पालना चाहते हैं, लेकिन वो भी नसीब नहीं। क्या अपने खाएंगे और क्या बाल बच्चों को खिलाएंगे? बाल बच्चा का केना खिलाबो? नहीं खटिया तू पाई कोन है? अपना पेट में की खेबे, बाल बच्चा की खेता है से कोनो पाई कोन? पाई सोचे ना पड़ते। तो सोचबे नहीं काहे नहीं करबे तो गुजारा केना हो? यह है अजनौल के भविष्य। थाली देखकर लाचारी और बेबसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। थाली में केवल सूखी रोटी है। सरकार के मुलाजिम इस थाली को देखें और तय करें कि मनरेगा से किसको मिल रहा है फायदा। क्या बढ़ते बिहार की यही तस्वीर है? कम से कम इन बच्चों पर तो रहम खाइए। लेकिन बेईमानों का कलेजा शायद पत्थर का है, तभी तो वे इन बच्चों की थाली से छीन रहे हैं निवाला। देखिए जॉब कार्ड की हकीकत। किस साल कितना काम मिला, कुछ भी नहीं लिखा। शांति देवी को ठेकेदार ने 3 साल पहले केवल 5 दिन का काम दिया, जिसका पैसा भी नहीं मिला। शांति को 100 दिन का काम क्यों नहीं मिला, ये बताने वाला कोई नहीं। काम नहीं मिलने और भुगतान नहीं होने की बात से अफसर इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि हर प्रखंड में बुधवार को मनरेगा कार्य दिवस मनाया जाता है, लेकिन कोई शिकायत नहीं आई। सरकार के द्वारा प्रत्येक बुधवार को मनरेगा कार्य दिवस मनाया जाता है सभी पंचायतों में, और जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी वरीय उपसभाओं के माध्यम से या जो प्रखंड के प्रभारी पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से इस तरह की जांच मनरेगा के लिए, स्पेशली मनरेगा के लिए जांच कराई जाती है। और आप जिस तरह की शिकायतों के बारे में बोल रहे हैं कि काम करके मजदूरी नहीं देना अथवा काम नहीं देना, तो काफी गंभीर शिकायतें हैं। गांव में रोजगार मिलता तो पेट पर आफत न आती। पेट भरने के लिए जहां काम मिलेगा वहीं जाएंगे, लेकिन घर छोड़कर बाहर कमाना दर्द के सिवा कुछ भी नहीं।
आर्यन न्यूज के लिए समस्तीपुर से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। तो देख लिया आपने, और ये सिर्फ एक बानगी भर है जो हमने समस्तीपुर की आपको दिखाई है। ये कमोबेश पूरे बिहार की यही स्थिति है और आप भी इस चर्चा में हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। आप भी अपनी राय, अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। बस आपको फोन उठाना है, नंबर घुमाना है। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप हैं मुकेश कुमार सिंह, जो बिहार मामले के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत मुकेश जी। आप हैं कमलेश शर्मा, जो कि सीपीआई माले के नेता भी। बहुत बहुत स्वागत कमलेश जी आपका भी। कमलेश जी, जो तस्वीरें हम देखते हैं मनरेगा की अगर बात की जाए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस योजना को एक बेहतरीन मकसद के लिए बनाया गया था। एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिससे गरीबों को फायदा मिलना था, गरीबों का उत्थान होना था, 2 वक्त की रोटी मिलनी थी। जो मजदूर हैं उनको जो काम नहीं मिल पा रहा है उन्हें काम मिलना था, प्लान रुकता। ये सब कुछ एक योजना के बारे में अगर बात की जाए तो कहीं से भी इस योजना पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। और यही वजह है कि नरेगा से इसको फिर मनरेगा बनाया गया, महात्मा गांधी का नाम भी इसमें जोड़ा गया। लेकिन इस योजना का जो हश्र हो रहा है वो ऐसा लगता है कि शायद महात्मा गांधी के नाम के साथ भी बहुत ज्यादा इंसाफ नहीं हुआ। और लगातार जो हम तस्वीरें देखते हैं, हर जगह की तस्वीरें देखते हैं, जो मकसद था वो मकसद भटक चुका है और सिर्फ खाओ पकाओ का एक धंधा बनकर रह गया है। ये मनरेगा तो एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन यह महत्वाकांक्षी योजना एक महत्वाकांक्षी लूट में तब्दील हो गया है। बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है, इसने मनरेगा को लूट रेगा में तब्दील कर दिया है। चारों तरफ लूट मची हुई है। हम लोग भाकपा माले के कार्यकर्ता हैं, कोई सफ़ेद पोश नेता नहीं जो केवल शहर में रहते हैं। गांव से गहरा ताल्लुकात रखते हैं। गांव में हम लोग कार्यकर्ता गरीबों के बीच में कामकाज करते हैं। वहाँ हम लोग देखते हैं कि स्थिति तो और भी बदतर है। अभी परशुराम राय जो सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एंड फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उसके रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपना एक रिपोर्ट दिया है कि 2006-07 और 2011-12 के बीच में यहाँ 8,189 करोड़ रुपए मनरेगा में खर्च हुए। उसमें 5,977 करोड़ रुपए का भुगतान अनियमित तरीके से हुई। 73% कुल पैसे के 73% का अनियमित भुगतान किया गया। इस तरह की लूट है। परशुराम राय जी के रिपोर्ट से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यवहारिक धरातल पर जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि सीआईएसएफ के इस रिपोर्ट से अलग और ज़बरदस्त यहाँ पर लूट तंत्र यहाँ मौजूद है। और व्यक्तिगत तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में ये नीतीश कुमार जी की सरकार रिपोर्ट तो बहुत खूबसूरत बनाती है, लेकिन पूरे इस लूट तंत्र में एक पूरा का पूरा सिंडिकेट लगा हुआ है जो ऊपर के पदाधिकारियों से लेकर के और नीचे का मुखिया का तंत्र तक शामिल है। जब कहीं जांच की बात चलती है तो जांच के बाद आने पर जो सबसे उसके नीचे का जो पदाधिकारी है काम करने वाला, उसके रोजगार सेवक के ऊपर यह उसको बलि का बकरा बना दिया जाता है, जबकि वहाँ पर बैठे बड़े बड़े लोग हैं जो इस पूरे लूट तंत्र में शामिल हैं। वह भी जो पदाधिकारी है नीचे में, वह 5,000 रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यह एक संगठित लूट है, एक संगठित लूट है। और दूसरी चीज अगर बात की जाए कमलेश जी, जो हम समस्तीपुर की तस्वीर हम देख रहे थे उस पर भी आएंगे। मुकेश जी, आपसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक हैं। स्वागत अभिषेक जी आर्यन अभियान में। क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है आपकी? जी, हमारे यहाँ तो मनरेगा का लूट है। यहाँ पर न काम हो रहा है, न किसी को पेमेंट होता है, न कोई है। सारे लोग हड़ताल पर, बराबर लोग हड़ताल पर ही रहते हैं। जी, तो अभिषेक, क्या इस बारे में क्या आपने किसी अधिकारी पदाधिकारी से बातचीत की कि क्यों नहीं मिल रहा है काम? जी, पदाधिकारी के हम लोग कंप्लेन भी करते हैं, पदाधिकारी अपना खाना पूर्ति करते हैं। ठीक है, अगर काम नहीं मिल रहा है तो इस योजना में यह है कि अगर जॉब कार्ड रहते हुए भी काम नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो क्या बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? मुजफ्फरपुर में मोतीपुर ब्लॉक में बेरोजगारी भत्ता भी नहीं है। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए अभिषेक आपकी। तो एक दर्शक जुड़े मुकेश जी, अभिषेक, जिन्होंने कहा कि काम भी नहीं मिल रहा है और योजना के तहत यह है कि अगर आपको काम नहीं मिल पाता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ समस्तीपुर की हमने तस्वीर देखी जहां पर आपने थाली में देखा होगा किस तरीके से बच्चे और खाने के लिए मजबूर हैं, रोटी, सूखी रोटी और नमक के साथ। तो क्या ये सारी चीज़ें जो एक योजना बनाई गई थी, ये योजना की असली तस्वीर दिखा रही है समस्तीपुर की ये थाली?
जी, ये जो आपका चित्रण किया गया है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के समय में, क्योंकि इन योजनाओं को जब लाया गया था सैयद साहब, तो ये योजनाएं इसलिए लाई गई थी कि ग्रामीण अंचल में रोजगार के कार्यों का सृजन हो। और ये बड़े महत्वपूर्ण शोधों के बात आई थी और ये पाया गया कि भारत का जो विकास हो रहा है वो दो स्तर पे हो रहा है। एक तो जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ का विकास अलग है, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ देश की सबसे बड़ी आबादी बसती है वहाँ क्या विकास अलग ढंग से हो रहा है। और उसमें ये पाया गया कि बेरोजगार जो है उसके जो दूसरे साधन होने चाहिए वो बिल्कुल नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ देश की आत्मा बसती है, जहाँ बिहार जैसे राज्य की आत्मा बसती है, अगर उसका सही ढंग से उसमें काम नहीं दिया गया तो विरोधाभासी स्वर उभरेंगे और कई तरह की अन्य समस्याएं वहाँ पैदा होंगी। उसमें एक सबसे बड़ी समस्या जो दिखाई पड़ रही है वो है कि भूख से लड़ने की समस्या। आखिर भूख से कैसे लड़ेंगे लोग, आखिर भूख को कैसे उसमें उस सक्षम हो पाएंगे। तो उसके लिए इस कार्य को मनरेगा जैसे, मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगा सैयद साहब कि मनरेगा केवल एक छोटी योजना नहीं है, एक महत्वाकांक्षी योजना नहीं है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार की योजना है। और इस योजना के साथ में जिस ढंग से लाल फीताशाही ने, जिस ढंग से भ्रष्टाचार ने, जिस ढंग से लोगों की आक्रामकता ने इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटा है, और जिस लिए बनाया गया था, जनता के लिए बनाया गया था, गरीबों के लिए बनाया गया था, गरीब को रोजगार देने के लिए बनाया गया था, जैसा आपने दिखाया कि भूख का निवाला को शांत करने के लिए बनाया गया था, उससे इसको दूर किया जा रहा है। और इसमें जो अफसरशाही जो है, जिसका जैसा आपने देखा कि एसडीओ साहब बोल रहे हैं, अब एसडीओ साहब जो हैं वो उनको ये पता नहीं है कि पंचायत के स्तर पे जो मनरेगा दिवस है वहाँ किस ढंग की लिपापोती हो रही होगी। अन्यथा जिस ढंग से विरोध मुखर हो रहा था, जो पंचायतों का आपने चित्रण किया, और ये कमोवेश पूरे राज्य की तस्वीर है, हर एक जगह ये पाया जाता है। और आपने इसके पहले भी आपने दिखाया था जेसीबी मशीनों का जिस ढंग से उसमें इस्तेमाल हो रहा है, फर्जी मास्टर रोल आपने अभी दिखाया, ये आपका चित्र चल रहा है कि किस ढंग से फर्जी मास्टर रोल बनाकर लोगों का पेमेंट भी रोका गया। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी हर तरफ से अगर देखा जाए तो एक लूट खसोट का सिर्फ जरिया बनकर रह गया यह मनरेगा, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यह मनरेगा यानी पेट नहीं भरेगा। एक दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़ गए हैं, खगौल से उदय हैं। स्वागत है उदय जी अभियान में आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, कहना यह है, मैं जमालुद्दीन चक खगौल से बोल रहा हूँ जी। कहना यह है कि सुशासन बाबू के सरकार में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पार कर गया जी। और रही मनरेगा के बाद जी, तो मनरेगा हो गया अफसरों का लूट का बहुत बड़ा योजना जी। ये गरीबों का योजना नहीं है, ये योजना है बड़े बड़े पदाधिकारियों को, संबंधित पदाधिकारी में मतलब लूट मचा के रख दिए हैं। गांव में हम लोग दानापुर प्रखंड से बोल रहे हैं। जी जी जी। मैं पूर्व मुखिया हूँ जी। तो इसमें बीडीओ, डीडीसी ये लोग मतलब लूट रहे हैं। उदय जी, जब आप पूर्व मुखिया हैं तो हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं और ऐसा माना जाता है कि ग्राम पंचायत में मुखिया ही सरकार चलाते भी हैं, और कई बार इल्जाम भी लगता है, मनरेगा में भी कई बार इल्जाम लगा है कि मुखिया की भी लापरवाही रहती है, मुखिया भी मिले रहते हैं। तो क्या ये सारी चीजें, अगर आप खुद पूर्व मुखिया हैं तो आप बड़े करीब से देखते होंगे, क्या लगता है आपको क्यों मनरेगा लूट खसोट का जरिया बन गया है? भूमिका रहता है बीडीओ का और डीडीसी का जी, और जिलाधिकारी का, इन लोग का कमीशन बना रहता है, इतना परसेंट इतना परसेंट जी। इस तरह से कमीशन बंधा रहता है। लोग का कमीशन मिलके ही पंचायत को पैसा मिलता है जी, समझ गए। और रही बात हमारे दानापुर प्रखंड में मनरेगा के तहत अगर जांच करा दिया जाए जी तो करोड़ों रुपया का घोटाला पकड़ाएगा दानापुर प्रखंड में। और यहाँ गरीबों का काम नहीं मिलता है हाथ से करने के लिए, जेसीबी मशीन से कार्य होता है जी। क्योंकि देखिए यहाँ के पदाधिकारी को भाई संरक्षण प्राप्त है मिनिस्टर के यहाँ से, मिनिस्टर को महीना में पैसा पहुँचाते हैं बीडीओ और एसडीओ जी। ये हम लोग एकदम आंखों से देखा हुआ चीज को मैं बता रहा हूँ। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने उदय जी, निश्चित तौर पर। और ये तस्वीर भी हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से जेसीबी मशीन का इस्तेमाल होता है, मजदूरों का जॉब कार्ड बना रहता है, उन्हें जॉब नहीं मिलती है, और साथ ही साथ जब काम नहीं मिलता है तो ये भी प्रावधान है
कि आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वो भी नहीं मिल रहा है। यानी पूरे तरीके से लूट खसोट का जरिया बनकर रह गया। और अब हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, दिशा देने के लिए आर्यन टीवी के संपादक अभिरंजन कुमार भी जुड़ गए हैं। अभिरंजन जी, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आर्यन अभियान में आपका। और आपने ये तस्वीरें देखी होगी मनरेगा की, अगर बात करें लगातार अगर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जो बात हमारे पास आती है, ऐसा लगता है कि मनरेगा का नाम अगर हम ये कहें कि पेट नहीं भरेगा मजदूरों का तो गलत नहीं होगा। ये थाली भी हमने देखी समस्तीपुर में, जहां पर सूखी रोटी और नमक के साथ बच्चे खाने के लिए मजबूर हैं। यानी जो योजना बनाई गई थी जिसमें नरेगा के बाद महात्मा गांधी का नाम भी जोड़कर मनरेगा बनाया गया, वो पूरे तरीके से लूट खसोट का सिर्फ जरिया बनकर रह गई है। अभिरंजन जी, नहीं, देखिए, किसी योजना का इस तरह का नामकरण करने में हमें कोई सुख नहीं मिलता है, कोई आनंद नहीं आता है। यह कोई हंसी मजाक का विषय नहीं बनना चाहिए। ये देश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। मनरेगा यानी पेट नहीं भरेगा एक पक्ष के लिए, एक तबके के लिए, जो मजदूर वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, जिसको रोज़गार देने की गारंटी इस स्कीम के तहत दी गई है, उसके लिए है। लेकिन पेट नहीं भरेगा क्या? यहाँ तो पेट भर रहा है। 7 पुश्तों के लिए दौलतें इकट्ठा हो रही हैं और तमाम तरह की अय्याशियों के साजो सामान इकट्ठा हो रहे हैं एक तबके के लिए, जो अफसर है, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो इन योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो सिर्फ वो एक पहलू है, सिक्के का एक पहलू है कि पेट नहीं भरेगा। दूसरा जो सिक्के की दूसरी तरफ जो है, उसके लिए इस योजना के तहत जो है तमाम जो है सुख सुविधाएं और अय्याशियां इकट्ठा हो रही हैं। तो उस चीज़ पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं देखिए एक बहुत सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि अभी आपने देखा ओम प्रकाश चौटाला गिरफ्तार हुए, सीबीआई की विशेष अदालत ने उनको जो है शिक्षा घोटाले में दोषी पाया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में जितने भी घोटाले हो रहे हैं, उन सारे घोटालों के पीछे सबसे पहले तो ये बड़े लोग शामिल हैं। ये बड़ी दुखद बात है कि किसी एक मामले में ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दे दिया गया और बाकी हिंदुस्तान के राज्यों में इस स्तर के लोगों को दोषी करार देना तो दूर, उनके खिलाफ जांच तक नहीं होती है। लेकिन सच्चाई यही है कि जितने भी घोटाले हो रहे हैं, आप पंचायत रोजगार सेवक को बलि का बकरा बना दीजिए। आप 10,000 पंचायत रोजगार सेवकों को, सारे के सारे पंचायत रोजगार सेवकों को बर्खास्त कर दीजिए जो अभी एग्जिस्टिंग हैं। उसके बाद 10,000 फ्रेश पंचायत रोजगार सेवकों की भी आप बहाली कर लेंगे तो भी घोटाले इसी रफ्तार से कायम रहेंगे। क्योंकि घोटाले करने वाले लोग कोई और हैं। ये बलि का बकरा बनाया जाता है जिसको 4,000-5,000 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किया गया है, उसके सामने कोई ऐसा चारा छोड़ा ही नहीं जाता है कि वो इस घोटाले में शामिल ना हो। अगर डीडीसी साहब घोटाला कर रहे हैं, अगर मंत्री जी घोटाला कर रहे हैं, अगर पीओ साहब घोटाला कर रहे हैं, अगर बीडीओ साहब घोटाला कर रहे हैं, तो ये पंचायत रोजगार सेवक की औकात क्या है? अगर मुखिया जी घोटाला कर रहे हैं, अगर तो आप ये समझ लीजिए, अगर जिला परिषद में बैठे हुए लोग घोटाला कर रहे हैं, तो पंचायत रोजगार सेवक जो है बहुत मामूली शख्स होता है और उसी मामूली शख्स की इस पूरे बिहार के अंदर बलि दी जा रही है। एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, जितने भी घोटाले हैं, ओम प्रकाश चौटाला के उदाहरण से, अभी ताजा उदाहरण से आपके सामने है कि इन सारे घोटालों में बड़े स्तर के लोग शामिल हैं। और मुझे ये लगता है कि अभी जिस तरह से मनरेगा में ये सामने आया था कि मुख्यमंत्री जी सेवा यात्राएं कर रहे हैं मनरेगा के पैसे से, तो मुझे पूरा संदेह है कि अगर मुख्यमंत्री जी खुद मनरेगा के पैसे से सेवा यात्राएं कर रहे हैं तो इस राज्य में बहुत सारे ऐसे नेता और मंत्री और अफसर होंगे जो मनरेगा के पैसे से मेवा यात्राएं भी कर रहे होंगे। वरना ये 6,000 करोड़ रुपए का इस तरह से घपला नहीं होता। तो कुएं में भांग पड़ी हुई है, बड़े लोगों पर चोट करने की जरूरत है, बड़े लोगों पर उंगली उठाने की जरूरत है। ये छोटे छोटे लोगों पर उंगली उठाना बंद कीजिए, छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये इस तरह से नहीं होगा। ये नियत का सवाल है। मनरेगा में सारे के सारे 99% डीडीसी के हाथ काले हैं और सारे डीडीसी की, बिहार के जितने डीडीसी हैं उनकी जांच होनी चाहिए। सबने लूट खसोट का अड्डा बना लिया है मनरेगा को। आप और मनरेगा से जो जुड़ा हुआ दूसरा पहलू है, सिर्फ आप ये मत कहिए कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोगों को रोजगार अगर नहीं मिल रहा है तो इसका दूसरा पहलू ये है कि बिहार से पलायन हो रहा है, आप पलायन नहीं रोक पा रहे हैं। तीसरी चीज यह है कि अगर बिहार से पलायन हो रहा है तो यहां पर काम करने वाले मजदूर नहीं बच गए। किसानों को आप देखिए इतनी मुश्किलें हो रही हैं बिहार में, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनको इतनी मुश्किलें हो रही हैं। तो आप इस तरह से
एक योजना में लूट खसोट करके आप पूरे बिहार की कृषि की अर्थव्यवस्था को, उद्योग धंधों की अर्थव्यवस्था को और सारी चीजों को आप ध्वस्त करने में जुटे हुए हैं। और इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं जिन पर मैं आगे चर्चा करूंगा। बिल्कुल सही कहा अभिरंजन जी, आपने पूरे तरीके से ध्वस्त कर दी गई है इस योजना को। और सही कहा कि मनरेगा से पेट नहीं भरेगा तो कुछ एक ही तबके का, मजदूरों का। दूसरी तरफ तो पेट भर रहा है, जबरदस्त तरीके से मालामाल भी हो रहे हैं। और यहां पर अभिरंजन जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए कमलेश जी, हम एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। अगर मुखिया की बात आती है, बोलेरो कल्चर एक नाम दे दिया गया है मुखिया के लिए, और शायद मुखिया से ही ये शुरुआत भी हुई है। 100 मुखिया पर बिहार में अलग अलग मामलों में कहीं ना कहीं उनको लिप्त पाया गया है, आरोपों के घेरे में है। इन सारी चीजों के बाद जनता के जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो सरकार वही चलाते हैं, एक तरीके से मुखिया को माना जाता है। क्या ये भी एक बहुत बड़ा रोल रह गया है कि अगर मुखिया इस तरीके से संलिप्त होते रहेंगे तो शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजहों में से एक है मनरेगा को लूट खसोट का जरिया बनने में? देखिए, बात बहुत स्पष्ट है कि ये लूट का एक पूरा सिंडिकेट इस सरकार के सिस्टम ने खड़ा कर दिया है, जिसमें डीडीसी, एसडीओ, बीडीओ से लेकर के और प्रोजेक्ट अफसर, वहाँ काम करने वाले पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और मुखिया, ये सारे के लोग सारे शामिल हैं। सबकी हिस्सेदारी बटी हुई है और लूट एक तरह से नहीं है। अभी मुजफ्फरपुर के एक जो दर्शक बात कर रहे थे, मैं आपको कहना चाहता हूं, बिहार में 1 करोड़ 38 लाख बीपीएल हैं। यह 1 करोड़ 38 लाख बीपीएल लोगों की स्थिति क्या है? अभी सरकार के द्वारा, मेरा नहीं, इसी नीतीश सरकार के द्वारा एक जांच चलाई गई कि कुछ लोगों के पास डबल जॉब कार्ड हैं। जब उसको कंप्यूटर के जरिए जांचा गया तो यह पाया गया कि उसकी संख्या लगभग 20 लाख है और अकेले मुजफ्फरपुर में 97,000 जॉब कार्ड फर्जी पाए गए। मैं जानना चाहता हूं कि यह फर्जी जॉब कार्ड बनाया किसने जी, फर्जी जॉब कार्ड बनवाया किसने, और इस फर्जी जॉब कार्ड का लाभ कौन ले रहा है? पैसे कहां जा रहे हैं? यह फर्जी जॉब कार्ड के लाभ लेने वाला यह पूरा सिंडिकेट है। और दूसरी बात, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मैं माले कार्यकर्ता के बतौर काम करते हुए मैंने पाया है कि ये जॉब कार्ड जो फर्जी है उस पर 100 में 100 दिन काम है, और जो असली जॉब कार्डधारी हैं उनको साल में 5 दिन, साल में 5 दिन और 3 साल पहले अगर 5 दिन काम किया तो उसका पैसा भी अभी तक नहीं मिला है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ पटना से आरपी सिंह जुड़ गए हैं। स्वागत है आरपी सिंह साहब, आपका आर्यन अभियान में क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, अपनी बात रखिए जी। ये जो मनरेगा का जो कार्यक्रम है जी, हेलो जी जी, इसमें तो सबसे पहले आपको कोई मजदूर नेता को रखना चाहिए था, खास करके राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक से अगर कोई रहता, क्योंकि ये सौभाग्य इंटक को प्राप्त हुआ कि मनरेगा का धांधली का पहला मामला हम लोगों ने गया में जब धांधली हुआ था तो हम लोगों ने उसको उठाया था जी, और सरकार को हम लोगों ने दिया था जांच करने के लिए, और सरकार इस पे जांच की और बार बार जी सरकार इसी को लेके चला। लेकिन जहां तक मनरेगा की बात है, मैं आपको बताऊं, ये भारत सरकार का पैसा सरकार के लिए ये एक चारागाह बना लिया है यहाँ के अफसरों ने जी, और चारागाह, और हम लोग बराबर मांग किए हैं कि जहां पर इस तरह की घटना हुई सबसे पहले वहां के डीएम से पूछा जाए, और डीएम चूंकि जिला का मालिक होता है उसके अंदर में सारा काम होता है, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ है। तो हम लोग फिर आपके चैनल से मांग करते हैं कि अगर मनरेगा को सही तरीके से गरीबों का ये पैसा है, और भारत सरकार ने बहुत सोच समझ कर इस तरह का योजना लाया, और ये योजना का लाभ आज उन गरीबों को नहीं मिला। आपके चैनल पर मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे के थाली में नमक रोटी है, और रोटी कैसे खा रहे हैं, कैसे उसके वस्त्र नहीं है। तो ये इसीलिए किया गया था कि कम से कम उसके शरीर पे वस्त्र हो और कम से कम नमक रोटी की जगह पे दूध रोटी मिले, लेकिन ये नहीं हुआ। तो ये इसके लिए कहीं ना कहीं जो राज्य में ये हो रहा है, ये राज्य सरकार दोषी है, क्योंकि गरीबों का नेता कहते हैं लेकिन गरीबों का जो सही योजना है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, गरीबों का हितैषी कहते हैं, गरीबों का नेता कहते हैं, लेकिन उनके राज की ऐसी तस्वीर देखकर जाहिर तौर पर एक सवाल खड़ा होता है। मुकेश जी, सही कहा है इन दर्शक ने कि अगर बात की जाए तो राज्य सरकार सबसे बड़ी दोषी, लेकिन इन सब के बीच में लगातार जो सवाल खड़ा होता है वो ये भी खड़ा हो रहा है कि राज्य सरकार तो दोषी है ही, केंद्र सरकार की जो योजना थी, क्या केंद्र सरकार ने सिर्फ योजना चला दी, उसकी कोई नजर उस पर रखने की, मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार की नहीं थी? और अगर है तो फिर उसके बावजूद ऐसी इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। आपको हम ये भी बता दें कि अगर एक सर्वे के मुताबिक एनजीओ ने, एक प्राइवेट एनजीओ ने सर्वे किया जिसमें सिर्फ 10 जिलों के सर्वे में निकल कर आया था कि 600 करोड़ रुपए का घपला मनरेगा में चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी सोशल ऑडिट नहीं होती है, सोशल ऑडिट का दबाव भी नहीं केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है?
नहीं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपने उठाया है कि इसमें जैसा हम लोग पहले भी जिक्र कर रहे हैं, ये योजना जो थी, इस योजना में सबसे दुखद जो पहलू है सैयद साहब, वो ये है कि जो अवसर खोए जा रहे हैं और जो ये विकास की यात्रा शुरू होनी थी, उस यात्रा में जो अड़चनें पैदा की गई, मान लिया 5 साल 7 साल आपने जो खोया, उस 5-7 साल में जो लाभ का वर्ग था, लाभुक वर्ग जो था, उसकी संख्या और उसका जो क्षेत्र था वो इतना महत्वपूर्ण इस देश के लिए है कि आप अगर गहरी खाई में गिर रहे हैं और उसमें आप धरातल नहीं देंगे तो उससे फिर निकलना असंभव नहीं होगा। ये कोई छोटा राज्य नहीं है या छोटा देश नहीं है। और जहाँ तक इस बात का जिक्र हम लोगों ने पहले भी किया कि इस योजना को संभालने के लिए पहले सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि लाभुक वर्ग को आपने जो अवसर गंवाए हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार है। इसके लिए केवल शासक वर्ग जिम्मेवार है या केवल जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं या हम सभी जिम्मेवार हैं। इसमें हम लोग का ये पक्ष आता है कि सभी इसमें जिम्मेवार हैं और इस जिम्मेवारी को तब तक तय नहीं होगा और तब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक आप इस योजना का लाभ नहीं पहुँचा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बात अभी आरपी सिंह साहब ने कही कि केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे दिया, राज्य सरकार इसमें नहीं कर पाई, तो ये एक पक्षीय दृष्टिकोण है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मनरेगा के विफलता के लिए समान रूप से जिम्मेवार हैं, क्योंकि जिसने पैसा दिया उसकी मॉनिटरिंग की पूरी उसकी जवाबदेही है। और राज्य सरकार अगर कर रही है तो केंद्र सरकार उसके लिए पूरी तरह उसकी मॉनिटरिंग करके और जो दोषी है उसको सजा देने के लिए भी उनको अधिकार है। तीसरा जो पक्ष सैयद साहब जो इस बात पे बार बार आ रहा है कि आप अगर इस योजना को, जो योजना आपने इतनी महत्ता से बनाई, इतने व्यापकता से बनाई और इसका लाभ इतने बड़े वर्ग को पहुंचाने की बात की थी, उसमें जो त्रुटियां हैं, मान लिया आपने एक त्रुटि पाई कि भ्रष्टाचार है और जनप्रतिनिधि उसमें संलिप्त हैं, तो इसको रोकने के क्या कारगर कदम उठाए जा सकते हैं, इस बात पे विचार करके और इसको एक समय सीमा में पूरा करना बहुत नितांत आवश्यक है। अन्यथा महत्वपूर्ण यह है कि जो वर्ग जिसको लाभ मिलना है वो छोटा वर्ग नहीं है। अभी जैसे अभिरंजन, इसलिए उसकी महत्ता हो जाती है। अभिरंजन जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु को इससे जोड़ा कि जो पलायन की समस्या है, जैसे बिहार राज्य से पलायन की जो समस्या है, मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि अगर पंजाब हरियाणा में किसान अगर यहाँ के मजदूर नहीं जाएंगे पलायन करके, अगर काम होगा तो रुक जाएंगे, तो वहां की पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। प्लान रोकने के लिए भी एक योजना थी जो नहीं रोक रहा है, उस पर भी हम चर्चा मुकेश जी करेंगे विस्तार से। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाई सनोज हैं दानापुर से। स्वागत है सनोज जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी आगे सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी कि भारत सरकार ने जो योजना जो गरीबों के लिए जो लागू किया था जी, कि बड़े गरीब इंसान को, मजदूरों को, जिसके बाहर नहीं जाना पड़ेगा बिहार से बाहर कमाने के लिए, जी जी, तो अगर काम भी नहीं मिलेगा तो 100 दिन का रोजगारी भत्ता मिलेगा जी। लेकिन नीतीश कुमार जी के शासन काल में जी, और जिस 7 साल में जैसे कि अगर मतलब कि एक भी मतलब पैसा जो है, जो ओरिजिनल जो मतलब कि मजदूर है जिसको जॉब कार्ड बना हुआ है जी, उसको से काम नहीं लिया जा रहा है। और सवाल है कि सरकार अगर जैसे ईमानदारी से अगर काम करती, आज ये जो मतलब कि दौड़ा लेकर खाली जो दौड़ रहा है, जो अपना लोग जो तस्वीर दिखा रहा है कि हम भूख से मर रहे हैं जी, तो सरकार को गंभीरता नीतीश कुमार जी के होना चाहिए था कि जो बिहार में जो मनरेगा के माध्यम से कहीं भी अगर कार्य हो रहे हैं, जेबीसी मशीन के द्वारा जो म्यूचुअल को कहा जाता है सर जी, बिल्कुल भाई सनोज, आपकी बात हम समझ रहे हैं और यही तस्वीर लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से जेसीबी मशीन से काम हो रहा है, कैसे जॉब कार्ड धारी को जॉब नहीं मिल रही है और फर्जी जॉब कार्ड धारी को पैसे मिल रहे हैं। इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए भाई सनोज आपका। तो चर्चा लगातार जारी रहेगी। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपको बता दें कि आप अपनी राय और सुझाव हमें ईमेल और चिट्ठी के जरिए भी भेज सकते हैं। तो छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉग इन करें www.rntv.co.in।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आर्यन अभियान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, विषय है हमारा मनरेगा। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से समस्तीपुर में मनरेगा के नाम पर भारी लूट मची हुई है। ना जॉब कार्ड धारियों के पास जॉब कार्ड है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। काम दो के नारे भी लग रहे हैं समस्तीपुर में, लेकिन अभी भी कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आपको एक और हम तस्वीर दिखाते हैं। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था का भगवान मालिक है। लखीसराय में डीएम साहब के सामने मनरेगा की योजना दम तोड़ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है और सांस लेने के लिए जरूरी हैं पेड़ पौधे। सरकारी योजनाएं तो सोच में कभी पीछे नहीं रही, सो पौधा रोपने की योजना उतर गई जमीन पर। मनरेगा का फंड हो तो खर्च की भला किसको चिंता। बांस का घेरा बना, पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन कमाल ये है कि कहीं पौधा नहीं दिख रहा। कहीं कहीं तो लोहे का भी घेरा है, लेकिन इन सभी घेरों में बस घास ही घास है। ये नजारा कहीं और का नहीं बल्कि डीएम ऑफिस कैंपस का है। डीएम साहब रोज गुजरते हैं इन रास्तों से, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें ये सब नहीं दिखा। डीडीसी और दूसरे अफसरों की भी क्या इस हकीकत पर नजर पड़ी? अफसरों को दिखे या न दिखे, लेकिन लोगों को तो सब कुछ दिख रहा है। जिला के इर्द गिर्द जितने भी पेड़ पौधे लगाया गया है, ये सिर्फ दिखावा है। मतलब इसके आगे पीछे जितने भी फट्टी लगा के काम किया गया है, इसमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं करने के कारण वो सारा पेड़ सूख गया है। इसमें सरकार के द्वारा जितनी नीति की गई है, इसमें सिर्फ घोटाला ही घोटाला हुआ है और इसकी जांच करवानी चाहिए। जब डीएम साहब के ऑफिस में उनके आगे हरियाली की बेहाली है, तो पंचायतों के हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। मनरेगा में काम देने के लिए हर पंचायत ने 50,000 पौधे लगाने थे, यानी पूरे जिले में 40 लाख पौधों का लक्ष्य। इनमें से 8 लाख पौधे लगे भी, और पौधों का क्या हुआ तो इसका नजारा हमने देख लिया डीएम ऑफिस में। और उसके विरुद्ध अब तक हम लोगों ने नियर अबाउट 8 लाख पौधा का रोपण कर चुके हैं। सर, एक तरफ पौधा लगाने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ पौधा की रक्षा करने के लिए जिला प्रशासन कहाँ तक सतर्कता बरत रही है? नहीं, देखिए, मनरेगा में स्पष्ट है, मनरेगा एक एक्ट है जिसका मुख्य उद्देश्य है मजदूरों को मजदूरी देना। ये मेरा जवाबदेही है। तो वृक्षारोपण जो मनरेगा के अंतर्गत हो रहा है, उसमें मुख्य उद्देश्य लेबर को उसमें लगाने का। तो हम लोग पौधा रोपने के साथ साथ वन पोषक की भी व्यवस्था कर रहे हैं। जो पौधे लगते हैं वो सूख क्यों जाते हैं? वो भी तब जब सरकार 200 पौधों पर 4 वन पोषक रखती है। फिर किस काम का पौधारोपण और किस काम के वन पोषक? हर एक 200 गाछ का एक यूनिट है। 200 गाछ पर 4 लोगों को वन पोषक के रूप में हम लोगों ने नियुक्त किया है, और वही वन पोषक वुमेन गार्डियन के रूप में काम कर रहा है और उसी से उसकी रक्षा हो रही है। जब पौधा लगाने और उसके घेरे पर खर्च हुआ तो उसकी सिंचाई और सुरक्षा के लिए खर्च क्यों नहीं हुआ? ऐसे में कहां पौधा लगा और कहां नहीं लगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्या इस बात की जांच हुई कि असल में कितने पौधे लगे और कितने जिंदा हैं, या फिर मनरेगा के पैसे का कोई माँ बाप ही नहीं? आर्यन न्यूज के लिए लखीसराय से सुनील कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने ये तस्वीर, और ये लखीसराय की तस्वीर, इससे पहले समस्तीपुर की तस्वीर, सब यही दिखा रही है कि शायद ये पैसे कहां जाते हैं, ये योजना का क्या हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जेब भरने का काम किया जा रहा है, लूट खसोट का जरिया बन गया है। मजदूरों के बारे में कोई परवाह नहीं। एक दर्शक हमारे साथ पटना से उपेंद्र जुड़ गए हैं। स्वागत है उपेंद्र जी आर्यन अभियान में। क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं सर जी कि ये मनरेगा जो है जी, ये सरकार जो है, ये केंद्र सरकार का जरूर है जी, लेकिन ये बिहार सरकार जो है कि गरीब मजदूर के नाम पर जी, ये अपने पेट भरने के लिए ही इसको यहाँ पर लागू करके इसको कर रहे हैं जी। तो इससे सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मजदूरों का पेट कभी भरा है और आगे भरेगा। ये सरकार अपना पेट भरने के लिए किए हुए है और अपना पेट भर रही है। मुझे ताज्जुब इस बात का है सर कि एक इसके पिछले सरकार में एक घोटाला हुआ जिसमें पता नहीं उस समय के प्रदेश के मुखिया इन्वॉल्व थे कि नहीं थे। मालिक होने के नाते वो मतलब गिने गए कि उन्होंने घोटाला किया, उनकी सरकार चली थी, वो जेल चले गए। लेकिन हैरत की बात है, यहाँ की जनता को मैं कहना चाहूंगा,
आपको भी मैं कहना चाहूंगा कि इतनी हैरत की बात है कि इस सरकार में घोटाला ही घोटाला है और इसका मुखिया इतना तेज है कि वो कायदे से घोटाला करवा के बाद में कहता है कि मैं इसको जांच कर रहा हूँ। जी ताज्जुब की बात है कि जनता हाथ पसार कर, हाथ पर हाथ धरकर चुपचाप देख रही है और अभी तो इन लोग को कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र जी, सही कहा आपने। निश्चित तौर पर आपकी बात को हम मान भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो कमलेश जी, एक बहुत वाजिब बात, एक बहुत सही बात इन्होंने कही कि घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। एक बड़ा सवाल तो खड़ा हो ही रहा है मनरेगा की हम बात कर रहे हैं तो, लेकिन जनता की अगर बात करें तो जनता क्यों चुप है? जनता को ऐसा लगता है कि किस तरीके से, जनता की अगर बात की जाए, जनता क्यों नहीं आंदोलन कर रही है, आंदोलित हो रही है? देखिए, इस सवाल पर आंदोलन तो नीचे में बहुत ही है, चाहे समस्तीपुर के आपने आंदोलन दिखाया या हम जहानाबाद अरवल से जहाँ सीधे जुड़े हुए हैं वहाँ लगातार ये आंदोलन है, या मुख्यमंत्री जी की जो सेवा यात्रा चल रही थी उस सेवा यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों में वहाँ मजदूरों का प्रदर्शन हुआ और सरकार के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की, अपने बातें लोगों ने कही। एक बात जो आर्यन अभियान के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार तो एक अद्भुत सरकार है। यह योजना, घोषणा, लूट और झूठ का अद्भुत समन्वय लिए हुए सरकार है। इतनी बड़ी लूट चल रही है, एक तरफ नीतीश जी कहते हैं हमारे यहाँ लूट नहीं है, दूसरी तरफ ये जांच भी करवा रहे हैं, 250 लोगों पर जांच भी चल रहा है। पिछले दिनों बिहार विधानसभा में परशुराम राय जी का जो रिपोर्ट था CISF का, उस रिपोर्ट के लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ, विधानसभा काफ़ी अस्त व्यस्त रहा। मैं कहना चाहता हूँ कि उसी CISF के रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाके में और उड़ीसा में के सवाल पर हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ और CBI जांच चल रही है। बिहार सरकार जो अपने आप को ईमानदार कहती है स्वयं को, यह यहाँ पर CBI की जांच से क्यों कतराती है? यह सरकार सोशल ऑडिट से क्यों कतराती है? यह इसलिए कतरा रहे हैं कि ऊपर से लेकर के नीचे तक एक पूरी तरह से भ्रष्टाचार का उन्होंने एक श्रृंखला खड़ा कर दिया है, एक लूट का पूरा तंत्र खड़ा कर दिया है, इसलिए पूरे सोशल ऑडिट से घबरा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने और यही सवाल हम करना भी चाह रहे थे। मुकेश जी, जिस तरीके से कमलेश जी ने बात कही सही है। एक दर्शक जुड़े, उपेंद्र जी का भी कहना है कि सही कि आप ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है, आप दूसरी तरफ आप कार्रवाई भी करते हैं। यही बात आपने देखी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार से जवाब तलब किया था कि मनरेगा में घोटाले क्यों चल रहे हैं। आप कहते हैं, मतलब नीतीश सरकार कहती है कि कहीं कोई घोटाला नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। NGO जब सर्वे करती है तो NGO के सर्वे में जब बात निकल कर आती है आप उसको इनकार कर देते हैं, आप कहते हैं कि नहीं, कोई भी ये 1-2 जगह के सर्वे से इस बात की पुष्टि नहीं होती है। दूसरी तरफ महान अर्थशास्त्री जयदेव की भी ये बात आती है और वो ये कहते हैं कि पूरे तरीके से बिहार में मनरेगा में घोटाला चल रहा है। 10 जगह की सर्वे किया जाता है, 600 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, फिर सोशल ऑडिट क्यों नहीं? और अगर सोशल ऑडिट नहीं, आप CBI और CID की जांच, जैसा कहा कमलेश जी ने, हम वहां पर भी नहीं जा रहे हैं, हम सोशल ऑडिट की बात कर रहे हैं। सोशल ऑडिट क्यों नहीं? क्यों समाज शास्त्री भी चुप हैं? इस बात को क्यों नहीं आवाज बुलंद करते हैं? विपक्ष क्यों चुप है? केंद्र सरकार क्यों चुप है? सोशल ऑडिट क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, इस योजना की जो धरातल तैयार हुई थी, उस धरातल का सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष था वो था कि सामाजिक मूल्यांकन इसका, सोशल ऑडिटिंग इसकी जो होगी वो स्थानीय स्तर पे होगी। और इस योजना की सफलता, सैयद साहब, इस योजना की सफलता जो है वो सोशल ऑडिटिंग पे ही तय है। क्योंकि बाकी जो भी व्यक्ति हैं, बाकी जो भी समूह है, जैसे अधिकारी हैं, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि हैं, वो इस योजना के लाभ को लेने में, इस योजना में अपनी कमाई करने में जुड़ जाते हैं। और ये पहले की योजनाओं में भी था, चाहे JRY की योजना थी या दूसरी योजनाएं थी जो पूर्व में थी, जिसका ये बदला हुआ स्वरूप और उसको अच्छे ढंग से लाया गया, मनरेगा बना, तो वो था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कि सोशल ऑडिटिंग का होना। बिहार में सोशल ऑडिटिंग की और महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि जो यहाँ काम का क्षेत्र है, यहाँ दूसरी कोई, यहाँ औद्योगिक राज्य नहीं है, यहाँ कोई दूसरे कुटीर उद्योग नहीं है, यहाँ कोई दूसरे रोजगार के बड़े संसाधन नहीं है। यहाँ अगर आपको काम खोजना होता है तो यहाँ के लोगों को ट्रेन पकड़ के दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। तो इसलिए इस मनरेगा की सफलता में सोशल ऑडिटिंग का महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि समाजशास्त्रियों का वर्ग जो है, या जो प्रबुद्ध लोगों का वर्ग है, या स्थानीय लोगों की का जो वर्ग है जो इसको समझ सकता है, देख सकता है, उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठी या इसकी ऑडिटिंग क्यों नहीं हुई? इसका सबसे बड़ा दोष जो है वो जनप्रतिनिधियों को जाता है,
दूसरा स्थानीय पदाधिकारियों को जाता है। अब चूंकि वो स्थानीय स्तर पे बिहार में ऐसा देखा गया है, जिसका आपने भी जिक्र किया और जिसका दूसरी जगह से भी जिक्र आ रहा है, जिसका जया दिज्जर जैसे व्यक्ति जो कि अमर्त्य सेन के साथ में जिन्होंने मनरेगा की योजना को लाने में, सफलीभूत करने में सबसे बड़ा योगदान दिया, उनका कहना है कि बिहार में भ्रष्टाचार जो है मनरेगा में पूरी तरह व्याप्त है और उसकी जांच होनी चाहिए। तो आपको जांच कराने से सरकार को डरना नहीं चाहिए। आप अपने स्थानीय स्तर पे अपने निकायों को मजबूत करें और उनमें सोशल ऑडिटिंग का तत्काल प्रावधान करें। अगर आप प्रावधान नहीं करेंगे तो आगे भी ये योजनाएं जो हैं वो लूट का बहुत बड़ा मादा बनती जाएंगी। और उसके पहले सैयद साहब, आपको ये भी देखना होगा कि भ्रष्टाचार का ये जो है ये स्वरूप जो है वो बदलेगा, और लेकिन आप किसी ढंग से मनरेगा को आम जनों तक 100 दिन के रोजगार को पहुंचाने में सफल नहीं हो पाएंगे। और आप अपनी जो मनरेगा की जो बनाया गया था कि इसमें आपने जैसे देखा, आपने दिखाया अभी कि बड़ी मजबूत इकाइयां बनानी थी जो लंबे समय तक स्थानीय लोगों को लाभ दें। उनकी क्या स्थिति है? आप जेसीबी मशीन से काम करा रहे हैं, आप जो पौधे लगा रहे हैं उन केवल पैसे को निर्गत करने तक आप केवल हैं कि पैसे निकल जाएं, अधिकारियों के पास से पैसे निकल जाएं और उससे काम क्या हो रहा है उसकी व्याख्या नहीं होगी। तो सोशल ऑडिटिंग इस बात को समृद्ध करेगा कि नहीं, जो काम हो रहा है वो जमीनी हकीकत पे काम हो और उसका लाभ स्थानीय लोगों को मिले। चलिए, बिल्कुल सही कहा कि लेकिन ये बात कब होगी, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारे साथ लखीसराय से एक दर्शक लालू यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है लालू जी, आरएन बिहार में। क्या कहना चाहेंगे आप? जी गुड मॉर्निंग साहब। जी बोलिए। मैं कहना चाह रहा था कि लखीसराय जिला के पिपरिया ग्राम में आके देखिए कितना भ्रष्टाचार घूम रहा है जी, और कोई भी पदाधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत ये आगे चल के जो है खराब हो जाएगा, भ्रष्टाचार में लीन हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अभिरंजन जी, अगर बात की जाए लगातार जो हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं और उसमें एक बात जो बार बार निकल कर आ रही है, आपने ये देखा होगा कि जब निजी संस्था एनजीओ जब सर्वे करती है, सिर्फ 10 जिलों का सर्वे होता है, 10 जिलों में निकल कर आता है कि 600 करोड़ रुपए का घोटाला चल रहा है मनरेगा में। एक आशंका जताई गई, ये आंकड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, 10 जिलों की बात, हम 38 जिलों की भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सोशल ऑडिट के नाम से कतराती है नीतीश सरकार। सुप्रीम कोर्ट जब पूछता है कि आखिर मनरेगा में क्यों इतना घोटाला है, सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हैं, नीतीश सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है कि कहीं कोई घोटाला नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अर्थशास्त्री की तरफ से जब बयान आता है तो भी आप उसको झुठला देते हैं। लेकिन इन सब के बीच में 250 लोगों पर, 250 कर्मचारियों पर आप कार्रवाई भी करते हैं। यानी नीतीश कुमार के बयान में भी विरोधाभास और सोशल ऑडिट से कतराने का मतलब भी साफ बयान कर रहा है तस्वीर को। अभिरंजन जी, नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं लखीसराय के जो लालू जी हैं उनको मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि अगर लखीसराय में बैठे हुए लालू जी, अगर पटना में बैठे हुए लालू जी आपकी बात सुन लें और समझ लें तो आप देखिए कि परिदृश्य जो है बदलने लगेगा। क्योंकि पटना में बैठे हुए जो लालू जी हैं हमारे, वो बिहार के विपक्ष हैं और मुख्य विपक्षी दल हैं। मुख्य विपक्षी दल की भूमिका किसी भी लोकतंत्र में लूट को उजागर करने में, घोटालों को उजागर करने में, विसंगतियों को उजागर करने में, जनता पर हो रहे अत्याचारों को उजागर करने में, इन सब चीज़ों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि लखीसराय के लालू जी की समस्या जो है पटना में बैठे हुए लालू जी अगर चाह लें तो ज़रूर हल हो सकती है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, सैयद, जिन चीज़ों की तरफ आप बार बार इशारा कर रहे हैं उसको मैं बहुत संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि बिहार की सरकार खुद ब खुद अपने तौर पर लूट में शामिल है। बिहार के नेता शामिल हैं, बिहार के मंत्री शामिल हैं, बिहार के अफसर शामिल हैं। तो बिहार की सरकार को जो लोग मिलकर बनाते हैं वो सारे लोग लूट में शामिल हैं। और उसके बाद आप देखिए कि बिहार का विपक्ष जो है वो मृतप्राय है, जिसकी तरफ अभी मैंने इशारा किया। तीसरी बात आप ये देखिए कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं बिहार के, कुछ पॉकेट से आवाजें उठती हैं लेकिन आमतौर पर बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता भी असहाय हैं। आप देखिए कि बिहार की जो पुलिस है, जो बिहार की पुलिस है वो सरकार की पूरी तरह से एजेंट बन चुकी है। कई मौकों पर आपने देखा कि बिहार की पुलिस बिहार की सरकार के एजेंट से अधिक कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि बिहार में मीडिया का जो एक बहुत बड़ा तबका है वो
वो एक तरह से बंधक है। बिहार में मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका जो है एक तरह से सरकार के हाथों बंधक है। उसके बाद आप देखिए कि जो बिहार की संवैधानिक संस्थाएं हैं, बिहार में काम करने वाली, वो संवैधानिक संस्थाएं, उनके प्रति पूरा आदर सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार की संवैधानिक संस्थाएं आमतौर पर खामोश हैं। तो आप देखिए कि एक ऐसा माहौल है जिसमें पुलिस सरकार की एजेंट है, मीडिया बंधक है, संवैधानिक संस्थाएं खामोश हैं, विपक्ष मृतप्राय है, जनता अपनी ही समस्याओं में उलझी हुई है, परेशानियों में जो है लगातार दुखी हो रही है। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों का मकसद जो है कुछ एनजीओज भर को किसी तरह चला लेने भर से है, या उनको लगता है कि उनकी आवाज़ें सुनी नहीं जाती हैं, इसलिए वो भी खामोश हो गए। तो इस तरह का माहौल है। तो लूट को खुली छूट बिहार के अंदर इसीलिए है, वरना इस तरह से लूट नहीं होती है। बिहार में इस वक्त कोई भी एक ऐसी योजना नहीं है जो सही तरीके से चल रही हो, जो सुचारू रूप से चल रही हो। आप मनरेगा की बात कर रहे हैं और 10 जिलों की आप बात कर रहे हैं, तो उन 10 जिलों में से मैं आपको बताऊं कि जिस संस्था के आंकड़ों पर लगातार बातचीत हो रही है, उसी संस्था के आंकड़ों के मुताबिक भोजपुर में 85% 85% जो है भ्रष्टाचार हुआ है, पूर्णिया में 80% भ्रष्टाचार हुआ है, वैशाली में 82% 82% भ्रष्टाचार हुआ है। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरी चीज मैं फिर से एक जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि देखो, ये 250 लोगों के खिलाफ जांच हो रही है या 500 लोगों के खिलाफ जांच हो रही है। मैंने तो आपसे यहां तक कहा कि आप 10,000 जो पंचायत रोजगार सेवक हैं बिहार के अंदर काम करने वाले, इन 10,000 पंचायत रोजगार सेवकों की जांच कर लो, कुछ नहीं निकलने वाला है। आप जांच किनकी कर रहे हो? आप उनकी जांच तो कर ही नहीं रहे हो जिनकी जांच करने से नतीजा निकलेगा, जिनकी जांच करने से भ्रष्टाचार रुकेगा, जिनकी जांच करने से मजदूरों को काम मिलेंगे, जिनकी जांच करने से जमीन पर वो काम दिखाई देगा। आप उनकी जांच तो कर ही नहीं रहे। मैंने तो यहां तक कहा कि आज आप एक जांच करिए, फर्जी जांच करिए, अपनी सुविधा के अनुसार एक जांच करिए और बिहार के 10,000 पंचायत रोजगार सेवकों को बर्खास्त करके नए सिरे से 10,000 पंचायत रोजगार सेवक बहाल कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भ्रष्टाचार इसी तरह चलता रहेगा। इसके बावजूद तो आप उनकी जांच नहीं कर रहे हो। इस भ्रष्टाचार में देखिए, मैंने हरियाणा का उदाहरण दिया, ओम प्रकाश चौटाला जी का उदाहरण दिया। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो दोषी हैं, सीबीआई की विशेष कोर्ट ने कहा है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में वो दोषी हैं। तो ये बात आप देख लीजिए कि ये सारे जो भ्रष्टाचार होते हैं, ये सारे जो घोटाले होते हैं, वह सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों से शुरू होते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री के स्तर से शुरू होते हैं। उसको ब्यूरोक्रेसी में जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग होते हैं, जो प्रधान सचिव और मुख्य सचिव और नीचे आकर डीएम और डीडीसी के लेवल के जो लोग होते हैं, वो सब उसको आगे बढ़ाते हैं। और पंचायत रोजगार सेवक जो है उसका बिल्कुल निचली कड़ी होता है। वह ईमानदारी से काम करना भी चाहे तो वह ईमानदारी से ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता है। तो पूरी तरह से अगर एक निष्पक्ष जांच करा ली जाए, सचमुच जो है मनरेगा के लोग कह रहे हैं कि बिहार में सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए, मैं भी इस मांग का समर्थन करता हूं। अगर आप में जरा भी ईमानदारी बची हुई है, अगर आपके खून में 100% बेईमानी घुल गई है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके खून में ईमानदारी का एक भी कतरा है तो आप सीबीआई की जांच करा लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि बड़े बड़े लोग फंसेंगे। आप इन 250 लोगों की बात मत कीजिए। ये 250 लोग इस गंदे तालाब की सबसे छोटी मछलियां हैं। इन 250 लोगों के अलावा बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं भ्रष्टाचार के समंदर में जो है सो गोते लगा रही हैं, मलाई काट रही हैं और इन छोटी छोटी मछलियों को भी हजम कर रही हैं। ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा अभिरंजन जी आपने। ये सिर्फ छोटी मछलियां हैं और कई बड़ी मछली हैं। अगर सीबीआई जांच होती है तो वो सामने आ सकती है, लेकिन सीबीआई जांच तभी हो सकती है जब एक इस बात को लेकर आंदोलन हो, एक विपक्ष जागे, जैसा अभिरंजन जी ने कहा समाजशास्त्री का वर्ग भी जागे, तो वो तभी संभव है। क्योंकि अभी तो सोशल ऑडिट भी नहीं हो रही है, सीबीआई जांच तो दूर की बात है। शर्मा जी, तो क्या हम उम्मीद करें, कब तक ये सोया हुआ विपक्ष भी नींद से जागेगा? देखिए, इस सवाल को लेकर के आंदोलन तो होते रहते हैं और अभी खास करके जो खेती का कुछ व्यस्त मौसम है, इसके बाद फिर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी। हमारी पार्टी भी इसमें पूरी तैयारी में लगी हुई है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से ट्रेनिंग लिए हुए हैं। और जब पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार थी तो वाजपेयी जी के समय में एक फील गुड का नारा था। यहाँ भी ये सब कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं कि जैसे सब कुछ फील गुड है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, बहुत ही शर्मनाक बात है वो मेरे नज़र में। वह यह कि 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन 3 घटनाओं को मैं जिक्र करना चाहूँगा।
बिहार के तमाम मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल थी। संक्षेप में स्वाभाविक तौर पर कि मेडिकल कॉलेज में गरीबी दिखलाने के लिए जाते हैं, लोग मर रहे थे, डॉक्टरों का हड़ताल था स्थायी के लिए, और बिहार के मुख्यमंत्री दही चूड़ा खा रहे थे, जा कर के वो यहाँ दियारा में वो पतंग उड़ा रहे थे, और शाम में पटना के सबसे बड़े होटल में एक नोबेल पुरस्कार विजेता से बिहार के विकास का सर्टिफिकेट ले रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के जो 89% जो गरीब हैं, जो भुखमरी झेल रहे हैं, जिनको मनरेगा के तहत काम की ज़रूरत है, उनको पेट भरने के जगह पेट पर लात मार रहे हैं। और आप एक नोबेल पुरस्कार विजेता से जो विदेश से यहाँ पर आए हैं, आप सर्टिफिकेट लेकर के बिहार का विकास नहीं कर सकते। अगर गरीबों का उद्धार नहीं होगा तो यही गरीब जिन्होंने आप में आस्था व्यक्त की थी, आपकी सरकार को उलट देंगे। चलिए बिल्कुल, लेकिन विपक्ष को भी जागना होगा और समाजशास्त्री वर्ग को भी जागना होगा। मुकेश जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी, क्योंकि घड़ी की सुई इजाजत नहीं दे रही है लंबी चर्चा की तरफ, वक्त की कमी है हमारे पास। एक अंतिम प्रतिक्रिया। दो महत्वपूर्ण पक्षों को आपको लागू करना होगा जिससे कि मनरेगा का लाभ बिहार के बड़े वर्ग को, जो 7 से 8 करोड़ की आबादी है, उसको पहुंचे। ये बहुत महत्वपूर्ण है सैयद साहब। पहला तो ये है कि अगर आप जनप्रतिनिधि जो हैं, जिसमें मुखिया प्रमुख हैं, बीडीओ हैं और डीडीसी हैं, इनके ऊपर में आपको समय समय पे जांच करनी होगी और दोषियों को सजा देनी होगी। क्या सोशल ऑडिट और सीबीआई जांच के लिए समाजशास्त्री वर्ग भी एक बड़ी आवाज उठाएगा? बिल्कुल, उनको वो तो आवाज उठा ही रहे हैं, और उनको आवाज के अलग अलग उनके रूपक हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों के पास लोग जा रहे हैं, बता रहे हैं, और ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर चूंकि चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति है, तो वो लोग जो भी उसमें सम्मिलित है उसको दबा रहे हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि बीडीओ, मुखिया और डीडीसी के ऊपर में आप समय से कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप इस राज्य को जो अस्थायी विकास की व्यवस्था गांव-गांव तक है पहुंचने को, उसको आप भ्रष्ट व्यवस्था में बदल देंगे। चलिए बिल्कुल, तो चोर चोर मौसेरे भाई। अभिरंजन जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी, संक्षेप में, वक्त की मजबूरी। देखिए, मैंने सारी बातें इसलिए कही क्योंकि दिल्ली की सरकार में भी भ्रष्टाचार है और दिल्ली की सरकार में बैठे हुए मंत्री भी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। लेकिन आप देखते हैं कि वहां पर भ्रष्टाचार होने के बावजूद, ठीक है कि उससे भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है, लेकिन कम से कम मीडिया जब उन खबरों को उछालता है, जब वहां दिल्ली में बैठा हुआ विपक्ष जब उन खबरों को तूल देता है, उन आरोपों को बल देता है, जब वहां पर बैठे हुए जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो सब लोग जो है बिल्कुल एक्टिव होकर जो है लामबंदी करते हैं ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ, तो आप देखिए कि वहां पर कम से कम जांच का एक नाटक होता है, कम से कम एक जांच होती है। उस जांच में मंत्री भी फंसते हैं, मंत्री भी पद त्यागते हैं और जेल जाते हैं। तो कम से कम दिल्ली में इतना हो रहा है, लेकिन बिहार में इतनी चीजें भी आपको इसीलिए दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि बात वही है, यहाँ विपक्ष मरा हुआ है, मीडिया बंधक है, सामाजिक कार्यकर्ता खामोश हैं, संवैधानिक संस्थाएं खामोश हैं, और इसलिए बिहार में लूट की खुली छूट है। मनरेगा में भ्रष्टाचार के मामले तभी पूरी तरह से खुल पाएंगे या मनरेगा में भ्रष्टाचार तभी पूरी तरह से रुक पाएगा जब मनरेगा के इंप्लीमेंटेशन से जुड़े हुए जितने भी अफसर इस वक्त बिहार में हैं और जो भी मंत्री हैं, जो भी मुख्यमंत्री हैं, सब लोगों के खिलाफ एक जांच हो, एक निष्पक्ष जांच हो, एक संवैधानिक संस्था द्वारा जांच हो, एक इस तरह का सीबीआई जैसी कोई जांच हो, तभी आप देखेंगे कि कुछ न कुछ आपको बदलता हुआ दिखेगा, वरना कुछ नहीं होगा। एक एक अफसर की जांच की जानी चाहिए, सिर्फ मुखिया की जांच करने से नहीं होगा, सिर्फ पंचायत रोजगार सेवक की जांच करने से नहीं होगा, बिहार के सारे डीडीसी की जांच होनी चाहिए, बिहार के सारे डीएम की जांच होनी चाहिए, बिहार के मंत्री और मुख्यमंत्री की जांच होनी चाहिए, तभी ये रुकेगा। दूसरी चीज मैं लास्ट कमेंट देता हूं कि बिहार में मनरेगा में जो घोटाला हो रहा है वो सिर्फ इसलिए दर्दनाक नहीं है कि मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से पलायन हो रहा है और बिहार के उद्योग धंधों और कृषि के क्षेत्र के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ये इसलिए भी दर्दनाक है कि इतना सारा पैसा जो फंड चला आया अफसरों के पॉकेट में चला गया, वो तालाब जमीन पर नहीं दिखते, वो पेड़ पौधे जमीन पर नहीं दिखते, वो छोटी छोटी सड़कें जमीन पर नहीं दिखती। बिहार के कई सारे गाँव में आप जो है चले जाएं, आपको मनरेगा के तहत किया हुआ एक भी काम दिखाई नहीं देगा, जबकि फंड उस पर लाखों निकाले जा चुके हैं। बिल्कुल सही कहा अभिरंजन जी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरे 1 घंटे के दौरान जुड़ने के लिए अभिरंजन जी आपका, और आपका भी शुक्रिया कमलेश जी, आप आए चर्चा की। मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी जो हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय और सुझाव हमारे सामने रखे। यानी मनरेगा की अगर बात की जाए, जो चर्चा चल रही है और भी चर्चा चलेगी भी, इस मुद्दे पर हम लगातार बने भी रहेंगे आर्यन अभियान में। जो बात निकलकर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ तभी मनरेगा में कुछ बदलाव हो सकता है जब सोशल ऑडिट हो, जब सीबीआई की जांच हो, और वो तब हो सकती है जब
सोया हुआ विपक्ष भी जागे और समाजशास्त्री, सामाजिक वर्ग भी अपनी काम को बाखूबी अंजाम दे। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ हम लेंगे विदाई। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं और साथ ही साथ चिट्ठी के जरिए भी अपनी राय भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉगिन करें www.rntv.co.in।